हेलो एवरीवन, मैं हूँ झनक शुक्ला एंड आई एम द होस्ट फॉर टुडे एंड मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल के मंच से आज से नेक्स्ट 4 दिनों के लिए हम आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे मीडिया पर्सनालिटी से करवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए हैं बल्कि हमारी सोसाइटी को अपनी क्रिएशन से हमेशा अलग और सही रास्ता दिखाया है। आज हमारे साथ ऐसे ही नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म छोरिया छोरों से कम नहीं होती के राइटर श्री विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका स्वागत है। हमारा पहला लाइव सेशन आपके साथ शुरू हो रहा है और हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ वार्तालाप करने वाले हैं। तो आपके हिसाब से बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कहानी कैसे ढूंढे जो फिल्म बनाने के लिए सही हो? देखिए, कहानी तो सारी ही अच्छी होती है, कोई भी आदमी अपनी कहानी को बुरा नहीं कहता। ये डिपेंड करता है कि हमारी कहानी लोगों को कितनी पसंद आती है। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम अच्छी कहानी ढूंढे जिसके अंदर कोई मैसेज हो, क्योंकि अगर बिना मैसेज के हम कोई कहानी लिखते हैं या सोचते हैं तो वो समाज को कोई मैसेज नहीं देती। तो बहुत जरूरी है कि कहानी वो चुनी जाए जिसके अंदर कोई मैसेज हो और एक ऐसा मैसेज हो जिसके अंदर हम युवाओं को, फीमेल्स को, लड़कियों को या जो लोग अशिक्षित हैं या जो लोग बहुत कमजोर हैं उन मुद्दों को लेकर अगर हम कहानियों को बुनते हैं तो समाज को एक नया रास्ता मिलता है। जी जी जी, ये तो सही बोला आपने। और आप, हाँ, तो आप मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जिसमें स्टोरी हो जो लोगों को इंस्पायर करे वैसा कहानी, मतलब वैसी कहानी ही ज्यादा लोगों को पसंद आती है। भाई देखिए, कहानी तो सब तरह की कहानियां बनती हैं, थ्रिलर भी बनता है, सस्पेंस भी बनता है, सोशल भी फिल्में बनती हैं, कहानियां लिखते हैं, लेकिन कहानी वो होनी चाहिए जिसके अंदर एक मैसेज हो। अगर बिना मैसेज के अगर आप कहानी कोई भी लिखते हैं तो वो मतलब वो कोई मीनिंग नहीं है उसका। नहीं, अच्छी कहानी के लिए जरूरी है कि अच्छी घटनाएं होना, अच्छी चीजों का होना, उसके अंदर उसके कैरेक्टराइजेशन अच्छे होने, उसके अंदर उसके सीन्स अच्छे होने, उसका उतार चढ़ाव अच्छा होना, तो कहानी पूरी जाकर बनती है। राइट राइट राइट। और एक कहावत, जहां व्यथा नहीं वहां कथा नहीं, क्या आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, अब व्यथा तो आप ये मान के चलिए कि कहानी के अंदर कुछ किरदार ऐसे भी हम बुनते हैं जिनकी कुछ व्यथाएं होती हैं। वो अपनी व्यथा को दूसरे किरदारों के समक्ष रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उन दोनों का मिलन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। तो व्यथा और कथा दोनों एक साथ चलती है। मैं अगर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है तो वो कहानी बड़ी टूटी टूटी सी लगेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी कहानी लिखते हैं उसके अंदर इमोशंस भी हो, उसके अंदर व्यथा भी हो और उसके अंदर एक मैसेज जरूर छिपा हो, जो 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 मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट मैसेज के बिना कोई भी चीज अधूरी है। राइट राइट राइट। और मैं आपको, हाँ, आप कुछ कह रही थी, जी बोलिए। मैं आपको और थोड़े अपने मतलब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहानी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कहानी के अंदर हम एक कहानी बोलते हैं तो उसमें किरदारों से ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम उसके अंदर, जैसे अगर आप रामायण को देखते हैं तो रामायण में तुलसीदास जी ने कैसे किया, भगवान राम का चरित्र है, मैया सीता का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, उसके अपोजिट में रावण का चरित्र है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं होगा तो राम की विजय नहीं होगी। हम जब तक विलेन को, जब तक बुरी चीज को स्ट्रांग नहीं दिखाएंगे तब तक अच्छी चीज की विजय नहीं होगी, सत्य तब तक जीतेगा नहीं।
तो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट तो अपने अंदर से ही हमको कहानी बुनते हुए पैदा करना होता है, तो कहानी आगे चलेगी, अदरवाइज कहानी रुक जाएगी। हाँ, बहुत तो उस सिंपल कॉन्फ्लिक्ट को साथ या उस कहानी को बहुत सिंपल तरीके से लेके आगे चलना है। अच्छा, ओके जी। ठीक है। तो कहानी को स्क्रीन प्ले में कैसे बदले? वाह, क्या बात है। 4 लाइनें सुनिएगा कि शब्द बुनकर कहानी बनाता हूँ, शब्द बुनकर कहानी बनाता हूँ, उसमें घटनाओं के मोती सजाता हूँ। शब्द बुनकर कहानी बनाता हूँ, उसमें घटनाओं के मोती सजाता हूँ, फिर उतारता हूँ सोच को कागज पे, फिर उतारता हूँ सोच को कागज पे, तब कहीं जाके पटकथा लिख पाता हूँ। तो आपकी जो सोच है, जो आपने अपने दिमाग में एक सोच पैदा की है, ये मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ पूरा उसमें ही आ गया, आपके उसमें जो आपने भी बोला। जी जी जी। तो वो बेसिक वही है कि वो जो सोच है ना, वही आपकी, अगर आपकी सोच आपकी आंखों के सामने विजुअल बनकर घूमने लगे तो उससे बढ़िया स्क्रीन प्ले कोई नहीं है। ये सही है। और बोलिए आप। हाँ जी, तो कहानी को स्क्रीन प्ले में बदलते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बेसिकली? देखिए, ये डिपेंड करता है, हर आदमी का तरीका अलग अलग लिखने का है, अलग अलग सोच का है। लेकिन अगर हम जब कहानी को स्क्रीन प्ले में लेके जाते हैं तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि उसका श्रृंगार करके चले हम। जब एक कहानी होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे दुल्हन बनने से पहले की स्थिति है, जब उसके अंदर फिर हम लोग डिजॉल्व, फेड आउट, फेड इन, कट्स और डायलॉग्स, तो ये उसकी लोकेशंस, उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर, ये जब गहने सज जाते हैं तो पूरा एक स्क्रीन प्ले बन जाता है। और हमको स्क्रीन प्ले में ये चीजें देखनी है कि जब हम चीज की शुरुआत करते हैं, हम किसी भी कहानी की शुरुआत करते हैं, तो उसकी इंट्रोडक्शन हमारे कैरेक्टराइजेशन की होनी चाहिए। जो हमारे किरदार हैं उनकी इंट्रोडक्शन की, वो कौन कौन से किरदार हैं, उनकी कैसी भाषा है, उनकी कैसी चाल है, वो क्या करते हैं, उनकी कैसी वेशभूषा है, तो उससे ऑडियंस को ये पता लगता है कि ये किरदार हमारी कहानी में है। अब वो कहानी को आगे लेके चलते हैं हम। तो जब हम आगे लेके चलते हैं कहानी को, तो कहानी के अंदर वो अपने अपनी घटनाओं के साथ अपने अपने चरित्रों का विश्लेषण करते चलते हैं कि जो किरदार जैसा है वैसा चलता चला जाता है और घटनाओं के साथ कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। फाइनली जब हम आते हैं तो उस वक्त पे हमको ये दिखाना है कि जो किरदार है उसमें अच्छाई जो है, जो एक मैसेज जो है, वो स्पष्ट रूप से क्लाइमेक्स के अंदर निकल कर आए। हमारा नायक या हमारी नायिका जो भी है, जो समाज के विरुद्ध लड़ रही है या समाज के विरुद्ध है, और असत्य के ऊपर सत्य की जीत को दिखलाते हुए हम बाइंड अप करें कहानी को, तो एक अच्छी कहानी की रूपरेखा बने, मेरे हिसाब से। हो सकता है दूसरों के हिसाब से अलग हो। जी 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 जी। एक दिलचस्प स्क्रीन प्ले लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब बेसिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए स्क्रीन प्ले लिखते हुए? देखिए, दिलचस्प तो जब कोई राइटर लिखता है तो उसकी हर कहानी दिलचस्प होती है। वो तो हाँ जी, कोई भी आदमी अपनी लस्सी को खट्टी नहीं कहता। हर आदमी कहता है अरे वाह, मैंने क्या स्क्रीन प्ले लिखा है, अब ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, कमाल की चीज लिखी है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो स्क्रीन प्ले दर्शकों को कितना बांध के रखता है, उसकी घटनाएं ऑडियंस को कितना बांध के रखती है, कितना वो कुर्सी पकड़कर बैठे रहते हैं कि अगला सीन क्या होगा। वो स्क्रीन प्ले का कमाल है। अगर आप उस विधा में कामयाब हो जाते हैं, दर्शकों को अपनी कहानी के साथ बांध के आगे ले चलते हैं, तो आप पक्के स्क्रीन प्ले लिखने वाले हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपकी फिल्म को या आपकी कहानी को देखते या सुनते हुए दर्शक या श्रोता इधर उधर हिल जाए, तो समझ लीजिए आपके स्क्रीन प्ले में दम नहीं है। राइट। तो वो बहुत जरूरी है कि आप जब स्क्रीन प्ले लिखें उसमें घटनाएं हो, उसके अंदर अच्छी घटनाएं हो, घटनाओं का तालमेल हो, एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जब जा रहे हैं तो कैसे हो, डायलॉग बाजी कितनी करनी है, विजुअल्स कितना दिखाना है, उसका एक रेशो हो। ये नहीं कि बहसबाजी चल रही है तो लगातार चल रही है। डिपेंड ऑन सीन, हम किस सीन में कितने डायलॉग दें।
अगर पिता पुत्र से बात करता है तो वो कितने डायलॉग बोलेगा, क्योंकि बाप बेटे का एक संबंध है, एक रिलेशन है। अब उसमें झगड़ा नहीं है, अगर प्यार की बातें हैं तो कम ही डायलॉग बोलेगा। लेकिन वहीं अगर वो बाप से विरोध कर रहा है, किसी बात पे आर्गुमेंट चल रही है, तो उसके डायलॉग बढ़ जाएंगे ज्यादा। उसी तरह विजुअल्स में अगर हम जाते हैं तो विजुअल्स में अगर हमें चेंज दिखानी है तो हम एक कट में तो दिखा नहीं सकते। अगर हमको चेंज दिखानी है तो हमें 3-4 कट्स दिखाने होंगे। उसके अंदर हमको विजुअल्स के अंदर जो लोकेशंस हैं हम उसको मद्देनजर रखते हैं, एंगल को मद्देनजर रखते हैं कि जिससे पर्दे पे वो चीजें खूबसूरत दिखाई। राइट राइट राइट। और बताइए आप। हाँ जी, तो फिल्म एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। दर्शकों को बांधने रखने के लिए विजुअल्स और डायलॉग्स के आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? मैं वही अभी मैंने पिछले उसमें भी कहा कि देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको विजुअल ज्यादा रखने हैं या डायलॉग ज्यादा रखने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पिता पुत्र के बीच अगर दो विलन, एक हीरो और एक विलन आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय सिनेमा में तो बहुत लफाजी होती है, तुझे मार दूंगा, तू कैसे जिएगा, ये करेगा। लेकिन इंग्लिश फिल्मों में तो फटाक फटाक फटक कर देती है। तो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा मजा आता है लच्छेदार बातें सुनने में, मसालेदार बातें सुनने में, तो हम उसका मजा लेते हैं। तो जहां तक आपको लगे कि मजा आ रहा है, आपका सीन बोर नहीं कर रहा है, वहां तक जाने दीजिए। अदरवाइज आपको लगे कि बोर कर रहा है तो उसको कट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ये जो रेशियो डिपेंड करता है कि आपके नहीं ये जो रेशियो है ये मतलब मूवी के स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है कि डायलॉग्स और इसका तालमेल कैसा होना चाहिए, या सीन टू सीन में आप डिस्कस करके लिखते हो? आपका सवाल मेरे को नहीं क्लियर आया, दोबारा करेंगे आप एक बार? आप जैसे बोल रहे हो कि इतने डायलॉग होने चाहिए सिर्फ इतने सीन में, तो ये सिर्फ सीन बाय सीन आप लोग डिस्कस करके लिखते हैं, या मूवी के स्टार्टिंग में ही जब आप लिख रहे होते हो पूरी मूवी तभी ये सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी कहानी को लिखने की कोशिश करते हैं तो लिखते हुए उस घटना के हिसाब से बातें निकलती चली जाती है। हमें लगता है कि अब ये बात यहाँ पर पूरी हो गई है, हम उसको वहां छोड़ देते हैं और हम फिर विजुअल्स के साथ चले जाते हैं कि यहाँ से उसने इससे अपने पिता से बात की, उससे नाराज हुआ, नाराज होने के बाद उसने दरवाजे को बंद किया, वो बाहर टहलता हुआ तेजी से निकल गया और अपनी कार स्टार्ट की और निकल गया। तो ये हमने विजुअल्स में ले लिया। उसकी ब्यूटी ये है कि वो जो कार को तेजी से ले जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा है उसके मन में, जो वो पिता के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ही आपका कहानी और आपके डायलॉग जो है उसकी रेशियो बनती है। ओके ओके ओके, ठीक है। और किसी भी बायोग्राफी या मतलब जो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफीज होती है उन पर काम करते समय वास्तविक घटनाओं को अपने तरीके से आप लोग रखते हो, या फिर उसमें और कुछ मिर्च मसाला डालना है ताकि वो लोगों को अपील करे? आपका सवाल बीच में थोड़ा सा उलझा हुआ दिख रहा है, मुझे स्पष्ट सुना नहीं है, एक बार दोबारा। ठीक है, हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि किसी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी में जैसे जिस समय पे या वास्तविक घटनाओं को आप अपने तरीके से लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, या फिर जो एक्चुअली हुआ होता है उसको लिखना बहुत जरूरी होता है, या आप लोग अपना मिर्च मसाला भी डालते हो वैसा, समथिंग लाइक दिस? हाँ देखिए, अब डिपेंड करता है। जो बायोग्राफी होती है वो एक छोटी सी कहानी, एक घटना होती है। समझ लीजिए मेरे जीवन की बायोग्राफी है, तो मैं मुंबई शहर में आया, मैं यहाँ पर रहा, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने फिल्में की, मैंने काम किया, मैं बड़ा हो गया और उसके बाद मैं ये हूँ। तो ये एक छोटी सी उसके अंदर पूरी एक बायोग्राफी चली गई। लेकिन जब हमको इसको पर्दे पे दिखाना होगा तो हमको कुछ सीन्स इन्वॉल्व करने होंगे, कुछ घटनाओं को इन्वॉल्व करना होगा। उसमें हमें कई बारी थोड़ी सी फिल्मी लिबर्टी भी लेनी पड़ती है कि जहां उसकी वास्तविक जीवन के अंदर वो घटना उतनी नहीं होती, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन वो उस आदमी से पूछ के जिसकी हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, अगर उसको एतराज नहीं है तो।
और अच्छी बायोग्राफी पे अगर थोड़ी सी फिल्मी लिबर्टी लेकर आप काम करते हैं तो वो बायोग्राफी फिल्म अच्छी बन जाती है। जैसे माझी, पहाड़ काटकर माझी जीवन ने एक फिल्म बनी उसके ऊपर, वो फिल्म बहुत अच्छी बनी, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन कमर्शियल्स उसको नहीं उतना चल पाई। तो कारण क्या है कि माझी जो है उसने घटना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उस आदमी ने पहाड़ काट के एक रास्ता बनाया, लेकिन वो एक आम आदमी ने बनाया। यही घटना अगर यही फिल्म कपिल देव के ऊपर 1983 बन रही है, उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता, उसकी कहानी के अंदर, उनकी फिल्म के अंदर बड़े किरदार काम कर रहे हैं, तो उसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम बायोग्राफी जो बना रहे हैं उसमें किरदार कौन कौन आ रहे हैं, हम किससे उस किरदार को करवा रहे हैं और कौन बना रहा है। डिपेंड करता है कि कौन बना रहा है, कमर्शियली उसको कौन बना रहा है, कौन सा बैनर है, उसको कैसे रजिस्टर्ड, आप उसको किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें एक फिल्म के साथ जुड़ी रहती हैं। ये पूरा एक मिनट रुकिए, सॉरी, उनका आई थिंक हैंग हो गया है। हम 2 मिनट पॉज लेंगे बिकॉज आई थिंक उनका नेटवर्क इशू से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी सर, बीच में कनेक्शन नहीं कोई बात नहीं होता है, तो अभी आजकल होता है ये सब। हाँ जी, तो मैं क्या इस तरह की चीजें हैं। हाँ, तो ये सब मतलब बैनर्स या ये कौन बना रहा है, इस पे ज्यादा इसकी वजह से थोड़ा तो वो लोग लिबर्टी ले सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसके ऊपर बन रहा है तो पता नहीं, वो लोग सिर्फ जो इंसिडेंट है सिर्फ उस पे ही फोकस करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? यस ऐसा ही होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आज आप ये मान के चले कि अगर किसी एक बड़े अभिनेता पर या किसी एक बड़ी पर्सनैलिटी पर या किसी एक बड़े खिलाड़ी की अगर बायोग्राफी के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए पैसे लगाने वाले भी तैयार होंगे, काम करने वाले एक्टर भी तैयार होंगे। बहुत कम रेशियो ऐसी होती है जो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर बायोग्राफी बने और लोग उसको बनाने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें कमर्शियली फायदा नहीं है। एक फिल्म जो बनती है उस फिल्म को आज 5,000 थिएटर पर लगाते हैं आप, तो उससे पैसा आता है। अब अगर आपने किसी की बायोग्राफी आम आदमी की बनाई उसके ऊपर बायोपिक पे फिल्म, तो उसको कितने लोग जाएंगे देखने? तो ये डिपेंड करता है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। ये सारी चीजें जो सिनेमा है बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं लोग, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। ये सही कहा आपने, आजकल ऐसे ही होता है इंडस्ट्री, सही बोला। जी। हाँ, और क्या किसी कहानी को जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से फिल्म में बदला जा सकता है, बिल्कुल जैसे लिखा गया है? हाँ, अगर देखिए कहानी मेरी लिखी हुई है तो मैं उसको बदल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहानी आपकी लिखी हुई है और मुझे उसका स्क्रीन प्ले लिखना है या डायलॉग लिखने हैं, तो मुझे आपसे थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई झलक मैं इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूं तो कर सकता हूं। आपने कहा कोई नहीं दिक्कत, तो वो कहानी को हम बदल सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन प्ले में कहानी का पूरा मूड चेंज हो जाता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, घटनाएं कहाँ आती है, कहाँ पर क्लाइमेक्स होता है, कहाँ मध्यांतर होता है, तो वो कहानी जो एक 10 लाइन की या 2 पेज की या 4 पेज की कहानी है, वो 70 सीन पे चली जाती है। तो वो चेंज तो आएगा, वो चेंज मस्त है। उस चेंज के बिना, और अगर आपने उन्हीं की लिखी कहानी बदल दी तो फिर वो कहानी के स्क्रीन प्ले का कोई मीनिंग ही नहीं है। और कई बार आपको, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, नीरज पांडे जी की अभी एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार जी को लेके एक फिल्म थी जिसके अंदर अनुपम खेर और अक्षय कुमार वो जो लूटते हैं कलकत्ता के अंदर, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे नाम दिमाग में नहीं आ रहा। स्पेशल 26, राइट? स्पेशल 26, ठीक है। हाँ, तो अब उसमें क्या था कि आपके पास स्क्रीन प्ले भगवान ने ऐसा दे दिया, वो घटना पूरी की पूरी आपको मिल गई,
इंटरेस्टिंग घटना थी वो। हाँ जी। आपको फिल्म की कहानी के जो कहानी है पूरी की पूरी, जहां से वो केस आपने उठाया है, वो केस पहले से वैसा हुआ होगा, वैसा ही आपने उतार दिया। जी जी जी। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन प्ले में आप उसको बदल देंगे, नहीं बदल सकते, क्योंकि उस आदमी ने उस घटना को पहले वैसा किया, वैसा अंजाम दिया, तो वो केस बना। वो केस बना तो पुलिस में पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, तो केस पहले बना तो घटना पहले बनी। तो आपके पास जब वो केस आया तो एक कहानी बनी बनाई आई स्क्रीन प्ले के साथ। अब आपने उसको थोड़ा सा सजा के और अपने तरीके से एक अच्छी फिल्म बना दी। लोगों को इसलिए अच्छी लगती है कि उसके अंदर ट्रीटमेंट अच्छा होता है, लोकेशन अच्छी होती है, आर्टिस्ट अच्छे होते हैं और बनाने वाले बड़े होते हैं। ये सही है जी। हाँ जी। हाँ, और तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है थोड़ा आपके लिए, मतलब फिल्म को जिस तरह से लिखा गया है उससे बनाने के लिए डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करें, या आपका मतलब डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम होती है या कभी कुछ अनबन हुई है आप लोग के बीच, आपके और डायरेक्टर के बीच स्टोरी को लेकर? हाँ, बड़ी अच्छी बात। एक्चुअली राइटर और डायरेक्टर पति पत्नी की तरह होते हैं। अगर इन दोनों का तालमेल अच्छा है तो कहानी अच्छी बनती है, फिल्म अच्छी बनती है। और अगर इनका तालमेल नहीं बनता तो फिर वो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश करने लगती है। हाँ जी। मेरा अपना मानना ये है कि अगर मैं अपने डायरेक्टर को कोई कहानी सुना रहा हूँ या कोई सीन सुना रहा हूँ, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही बात कहना होता है कि अगर आप इसको लॉजिकली इसको अनफिट करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप बिना लॉजिक के आप इसको कहेंगे कि इसको हटा दो, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। एक फिल्म हम लोगों ने शुरू हुई थी, बोल्ड बॉलीवुड। ओके। अच्छा मुहूर्त हुआ था उसका। हाँ, और JW में मुहूर्त हुआ था, और उसको शबाना जी प्रोड्यूसर थी, एक लेडी थी शबाना जी, बहुत रिच लेडी थी, और डायरेक्ट कर रहे थे उसको एक हमारे दोस्त थे रिक्षित महाटा। अब होता क्या है कि पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट, बाइंडेड स्क्रिप्ट 15 लोगों को मैंने सुना दी। उनमें से एक आदमी जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो नहीं आया था उस दिन। अब मैंने 15 लोगों को स्क्रिप्ट सुना दी, दे आर हैप्पी, सब खुश, सब कहते बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया, गुड, कैरी ऑन। नेक्स्ट डे वो आदमी आया, वो कहता है विनोद जी आपने स्क्रिप्ट सुना दी, हम तो आए नहीं थे। तो मैंने कहा सर आप नहीं आए, लेकिन 15 लोगों में शबाना जी हैं, उनके हस्बैंड थे, पूरी टीम थी, सबको सुना दिया। नहीं नहीं, हमको सुनानी पड़ेगी दोबारा से। अच्छा। अब वो बड़ा अजीब सा लगा उनका बिहेवियर मुझे कि भाई अब आप अकेले को मैं फिर 2.5 घंटे 3 घंटे स्क्रिप्ट सुनाऊं। मैंने पता नहीं उस दिन समय खराब, आप ये मान के चलिए कि उस दिन समय खराब था या टाइम खराब था या उस फिल्म को नहीं बनना था शायद। मैंने उनसे कहा भैया मैं तो नहीं सुना सकता दोबारा आपको, जब मैंने पूरी टीम को सुना दिया, आपकी मर्जी है। तो उनका जवाब ये था तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिल्म नहीं बनी, नहीं बनी फिल्म। तो ये होता है, ईगो जो आदमी की ईगो होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई जगह पे ईगो बहुत अच्छे अच्छे कामों को खत्म कर देती है, और इस इंडस्ट्री में ईगो को शांत करना पड़ता है। मतलब ऐसी कितनी सारी फिल्में होंगी जो बाहर नहीं आ पा रही होंगी बिकॉज ऑफ ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में होती हैं, यस, बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं। एक फिल्म हमारी शुरू हुई कमालिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा मुहूर्त हुआ, 3-4 दिन शूट हुआ, उसके बाद गुजरात के दंगे हो गए, फिल्म नहीं बनी। क्या कर लेंगे? अच्छा, ये सब की वजह से भी तो, जो बाहर के क्लैशेस होते हैं उसकी वजह से भी होती है। अच्छा, ओके। भाई जिसका पैसा लगा है, जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट है, ये स्थितियां ऐसी, देखिए जैसे कोरोना में शूटिंग बंद हो गई, कुछ लोगों के लाखों करोड़ों के नुकसान हो गए, है ना। कुछ लोगों ने होटल खोले, पता लगा लोग ही नहीं आ रहे, किराया देते देते मर गए बेचारे। तो डिपेंड करता है कि ईश्वर, जब आपकी कहानी की नींव रखी जाए तो परमात्मा से ये दुआ मांगो कि हे परमात्मा ये पूरी होकर रिलीज हो अच्छे से, ये ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। जी जी, ऑब्वियसली। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल के मॉडर्न सिनेमा के डायरेक्टर्स और राइटर्स को? देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि सीखने की रवायत में मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं आज तक सीखता रहता हूँ और सीखता ही रहना चाहता हूँ। और रही मैसेज की बात, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
मेरे छोटे मेरे बड़ों, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि हिम्मत से लगे रहो, ईमानदारी से लगे रहो, और परमात्मा का अगर साथ आपके है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा तो मैसेज यही है, हिम्मत से लगे रहो, ईमानदारी से लगे रहो, और परमात्मा का अगर साथ है तो आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं डिगा सकता। आपको मंजिल मिलेगी, देर सवेर जब मिले इस तो ईश्वर जाने। मेरा मैसेज तो यही है सबके। सही, अच्छा है, आपने अच्छा मैसेज दिया। और आपके आप आजकल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं आप ये सब? हाँ, बिल्कुल। की फेवरेट क्या है आपकी मनपसंद अभी कौन सी चल रही है? हाँ जी। नहीं, देखिए, जहां तक मनपसंद का, मुझे आश्रम बहुत अच्छी लगी। आश्रम अच्छी थी, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके हम्म। बाद वो होता क्या है कि डिपेंड करता है कि जैसे एक फिल्म और थी 1971 के वार प्रिजनर, ये इन्होंने एक सीरियल था जिसको एपिसोड्स के अंदर लोड किया मैक्स प्लेयर पे, तो मैंने वो सब सीरियल नहीं देखा था, राइट, लेकिन वो इतना बढ़िया सीरियल था कि वो उसको पूरा देखा। जैसे अभी एक कार्टेल, एक बहुत बढ़िया सीरियल, वो सीरीज चल रही थी जिसपे कानन नैयर हमारे दोस्त, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कुछ चीजें अच्छी बन रही हैं, लेकिन कुछ चीजें वैसी ही हैं कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा सेक्स, बहुत ज्यादा वो, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बारी प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है, कई बारी चल मैंने कहा अगर वहाँ पे डालो, बट हाँ, लोग हर जगह पे सब डालना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ऑडियंस को भी। पर ये मतलब ये सब चीजें जो बोल्डनेस है आजकल जो डाल रहे हैं हर सीरीज में, वो आजकल मुझे लगता है लोगों को इतना पसंद आ रहा है, पर जो प्रोड्यूसर्स है उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये भी एक चीज है। हाँ, देखिए, मैं अभी मैंने एक वेब सीरीज लिख के दी है, और उसका नाम मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है, किसी की मेहनत है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैंने उसको इस शैली से लिखा है कि आपको वो बात अच्छी भी लगेगी और चुपचाप निकल जाएगी। उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि बहुत वल्गर चीज बात हो गई, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। आप उस सिचुएशन पे जो लिख रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से लिखे कि ऑडियंस को बुरा ना लगे। राइट। एक तो डायरेक्ट गाली दे देना, और एक आप इस तरीके से बात करें कि वो गाली भी ना लगे और गाली लग भी जाए। हाँ, वो राइट, समझ गई मैं। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अपनी कलम से अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, और जहां रिक्वायरमेंट अगर कहानी में किसी तरह की है, उस रिक्वायरमेंट को रखते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज लिखकर हम पूरी करें। जी, नहीं, सही किया आपने, अच्छा है। थैंक यू विनोद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबने मैसेजेस भेजे, सबको बहुत अच्छा लगा आपका वर्कशॉप और आपके बारे में सब जान के कि आपको क्या फील होता है ये सब चीजों के बारे में। और आप हमारे पहले गेस्ट थे, तो थैंक यू। आप मतलब स्पेशल हो अभी, क्योंकि हमारा पहले आपसे ही शुरुआत हुई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, और भाई कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, मैं भी सीख रहा हूँ, बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू विनोद सर।